Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइस, वेस्ट बंगाल पीएससी का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम हुआ था, जिसकी आप लोगों के पास आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था, ये आपके सामने पेपर है और आपके काफी सारे बच्चों की ये बातें थी सर इसकी ऑब्जेक्शन डेट की, इसका जो ऑब्जेक्शन है सर कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. तो आप में से काफी सारे बच्चों के मेरे पास लिंक आई हुई है और सारी चीजें आई हुई है. मैंने आपसे बोला भी था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पूरा तरीके से यहाँ पे आपको बता दूंगा कि किन किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने चाहिए. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि जिन भी क्वेश्चनों में मुझे लगा है कि ऑब्जेक्शन करने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज बता देता हूं. इसके अलावा हो सकता है आप में से काफी लोगों ने उनके ऑब्जेक्शन पहले ही कर दिए हो. दूसरी बात, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऐसा है कि आप लोग को लगता है गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका वेस्ट बंगाल पीएससी ने आंसर सही दिया है. वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं. और एक चौथी बात, अगर आप में से काफी लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं करे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स आईडी से हम लोगों ने, पूरी टीम ने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन कर दिए हैं. तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद निश्चिंत रहना है, उन क्वेश्चंस पे हमने पहले ऑब्जेक्शन डाल दिए हैं. तो ये वीडियो मैं बना ही तब रहा हूं जब मैंने पहले ऑब्जेक्शन डाल चुका हूं. राइट, चलिए. सो अब सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको जरा चेक कर लेते हैं, तो आप लोगों को यहां पर क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, सस्पेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके अंदर आप लोग, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है, तो अच्छा, ये जो पेपर मेरे पास है ये सेट डी है. राइट, जैसे कि सेट ए बी सी डी चारों रहे होंगे, तो ये मेरे पास सेट डी है. और मेरे पास जो आंसर की है जिससे मैंने मैच किया है वो भी डी के थ्रू ही मैच किया है. अगर कोई बच्चे का ए है या बी है या सी है तो वो लोग चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस वही हैं तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, जो मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों को लगा होगा. 42 तक इस सेट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग 42 पे चलते हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां पे डाउट आया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास जो अवेलेबल है, राइट, क्वेश्चन नंबर 42, यस. तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें सारे बच्चों को डाउट आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, लेकिन आपका कमीशन ने इसका आंसर पैरेलल टू द सरफेस दिया है. तो आप इस क्वेश्चन पे आराम से ऑब्जेक्शन कर दीजिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन पे आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा. ये परफेक्टली इन लोगों ने गलत आंसर दिया है. इसके बाद मुझे लगता है एक ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे लगता है कि इन लोगों से गलती हो गई है. और गलती हो गई थी, इन लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 47 है ये सेट डी का, जहां पर एक वोल्टमीटर की चॉइस है कि उसको एक ईएमएफ मेजर करना 100 वोल्ट का. अब आप कौन सा वोल्टमीटर उपयोग में लाओगे? गाइज एक चीज का ध्यान रखना, एक वोल्टमीटर, एक अच्छा वोल्टमीटर वो होता है जो एरर कम से कम दे. अब आपको नपवाना कितना है? 100 वोल्ट. और अगर आपको 100 वोल्ट मेजर करवाना है, सुनते जाना मेरी बात को, अगर आपको 100 वोल्ट मेजर करवाना है तो एटलीस्ट वोल्टमीटर की वोल्टेज रेंज 100 होनी चाहिए. तो ऑप्शन ए और बी भी हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन करंट के बारे में हम लोग बात यहां पे नहीं करेंगे. देन इसके बाद आती है बात, क्लियर. देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चारों में इन्होंने वोल्टेज तो 100 दे दिया, तो आप चारों यूज कर सकते हो. लेकिन ये जो बगल में इन लोगों ने एक पॉइंट दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली में ये जो बगल के ऑप्शंस दिए, ये इन्होंने इसकी सेंसिटिविटी दी है. और एक अच्छा वोल्टमीटर वही होता है बेटा जिसका हमेशा याद रखना, जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई कैसे निकाला जाता है? जिसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है. तो अब आप देखोगे सी वाले के अंदर सेंसिटिविटी है 10 किलो ओम पर वोल्ट, डी वाले की सेंसिटिविटी है 100 किलो ओम पर वोल्ट, और ये ए की भी सेंसिटिविटी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, ए की सेंसिटिविटी क्या निकल के आ जाएगी? तो करंट हमको दिया है तो हम इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है ये, तो हम इसका इनवर्स रेशियो, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा करीब करीब 10, है ना, ये आ जाएगा आपका 1 किलो ओम पर वोल्ट. तो इस वाले की सेंसिटिविटी आ गई 1 किलो ओम पर वोल्ट, इसकी सेंसिटिविटी है 10, इसकी सेंसिटिविटी है 100. और अगर मैं बात करूं बी वाला जो है, इसकी सेंसिटिविटी आ जाएगी आपकी कितनी? 500 ओम पर वोल्ट. सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी यहां पर दी हुई है डी की. ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपका जो वोल्ट मीटर होगा वो ये होगा, ये आपको सबसे कम एरर देने का काम करेगा. तो एक ये क्वेश्चन में मुझे लगता है ऑब्जेक्शन है. एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है, इन लोगों ने आंसर यही दिया या नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 47 है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि भाई 47 में लोगों ने कहीं गलती, मैंने तो गलत नहीं पढ़ लिया, क्योंकि ऐसा, हाँ, इन लोगों ने आंसर सी दिया हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए. तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा. ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें ऑब्जेक्शनेबल है. हाँ, ये क्वेश्चन क्यों ऑब्जेक्शन है मैं बता देता हूं. आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, बट जिन भी बच्चों का ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ आप ऑब्जेक्शन कर देंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आंसर तो सही है लेकिन एक मिसप्रिंटिंग है. मिसप्रिंटिंग ये है
कि यहां पर ये जो वोल्टेज लिखा है उन्होंने 33000110, तो यहां पर एक बार इनको लगाना चाहिए था, ठीक है, बीच में, ताकि ये सेपरेशन हो जाए कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या है। तो यहां पर ये भाई पेपर के अंदर एक मिसप्रिंटिंग है, आप लोग अपने पेपर में एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपके में यहाँ पे बार लगा हुआ है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है उसने ये भेजा तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे भी बीच में ऐसा बार लगा हुआ है। नॉर्मली हम वोल्टेज ऐसे लिखते हैं ना भाई, हम जो को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है भाई, हमारा जो लिखने का जो तरीका होता है वो यही तो होता है 3300/1100 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो ये हमको पता होना चाहिए ना, ये इन लोगों ने लिखा नहीं है तो फिर हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, मिसप्रिंटिंग है ना, मिसप्रिंटिंग है ये, और मिसप्रिंटिंग है, टाइपिंग एरर है, इसको कोई भी बच्चा कुछ भी मान सकता है। तो वी शुड गो फॉर द ऑब्जेक्शन, इसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले जो दो क्वेश्चन बताए उनके तो आंसर चेंज हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन बताया इसका आंसर चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन को पीएससी को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, जो कि ये वाला है, जो कि इन लोगों ने पूरी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो एक शंट रिएक्टर को ऐड किया जाता है इनफाइनाइट बस से, विच इज फेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर, द स्टेबिलिटी लिमिट विल बी। तो यार स्टेबिलिटी लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक शंट रिएक्टर के केस में स्टेबिलिटी लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स द सेम होनी चाहिए। तो यहां पर इसका आंसर सी होना चाहिए, बट कमीशन ने मुझे लगता है इसका आंसर जो देके रखा है, ठीक है, इसका जो आंसर देके रखा है इन्होंने भी सी देके रखा है क्या 59 का। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, तो तीन बताए अभी है ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं, मैं से गलती से पढ़ लिया मैंने, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो ये मैंने गलती से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, राइट, 65 क्वेश्चन। तो अभी तक तीन ही है भाई, है ना, तीन ही है, ठीक है, तीन ही क्वेश्चन मिले हैं अभी तक। 65 पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 65। इसमें क्या दिक्कत है भाई, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है कि सर इसमें हमको डाउट है, और डाउट ये भेजा बच्चों ने, बच्चे बोल रहे हैं कि सर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो डाउट क्या है इसमें भाई, तो सिंपल सा सवाल है ना, 5 वोल्ट का ब्रेकडाउन है, आप लोगों ने मुझे भेजा कि सर इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्या, तो इसको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है। 5 वोल्ट आपने लगाया, 5 वोल्ट से ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन, तो आपका एवलांचे डायोड ही आएगा यहाँ पे, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अगर 5 से कम की बात करता या 6 से कम की बात करता तो मैं जिनर की तरफ जाता, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तो होता ही है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाउ कमिंग टू दी 68 एंड 69, 68 और 69 में काफी सारे बच्चों को डाउट है, तो 68 और 69 का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले करते हैं 68 में। भाई इसमें आपको डाउट क्यों आया, यहां लिखा है एक अल्टरनेटर डिलीवर कर रहा है बैलेंस लोड और यूनिटी पावर फैक्टर को, तो फेज एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट पूछा है। भाई आप बताओ, आप लोग जीरो लगा क्यों रहे हो, पावर फैक्टर एंगल जो होता है, पावर फैक्टर एंगल जो होता है जिसको आप लोग बोलते हो जीरो, वो बेसिकली फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में होता है। तो यहां लेकिन उन्होंने लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में पूछा है, तो अब मान लो कि आप लेट सपोज ये लोड मान लीजिए आप प्योर रेजिस्टिव है और स्टार कनेक्टेड है, ठीक है, तो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का तो एंगल जीरो होगा, मानता हूं मैं यूनिटी पावर फैक्टर पे। लेकिन बेटा लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज होता है, और लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर जाता है फेज वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर जाता है फेज वोल्टेज से, बट स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, इसलिए लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल 30 डिग्री आएगा। और आई थिंक मुझे लगता है कमीशन ने भी इसका आंसर 30 डिग्री दिया है, तो इसलिए मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूं 68 का सी, यस करेक्ट दिया है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए 69 में भी आप लोगों को डाउट था, फॉर मेजरिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज सिस्टम द रेफरेंस टेकन एज, तो इसमें आप रेफरेंस क्या लोगे, तो यार मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसका रेफरेंस आप क्या लोगे, आप मुझे बताओ। ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस जब आपको मेजर करने होते हैं, ये सीक्वेंस कंपोनेंट्स होते हैं अनबैलेंस सिस्टम में, और अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल ग्राउंड जैसी कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ये सब रेफरेंस हम लोग लेते ही नहीं है, ये तो हमारी मैथमेटिक्स और हाइपोथेटिकल सोच है, तो इसका आंसर बिल्कुल नन ऑफ द अबव, इस तरीके का कोई रेफरेंस नहीं लेते। ये हो गया, ये हो गया, इन सबको रेफरेंस तब लेते हैं जब सिस्टम बैलेंस होता है, और आज यहाँ पे हमारे सिस्टम के अनबैलेंसिंग की बात की जा रही, तो ये ऑब्जेक्शन भी आप नहीं कर सकते। अभी तक 3 क्वेश्चन बताएं, 3 में ऑब्जेक्शन है, 2 के आंसर चेंज होंगे, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया 42 एंड 47, और एक क्वेश्चन है 56 जो कि मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये कौन सा हो गया 69, 69 के बाद आता है हमारा 70 और 75, ये आ गया 70। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है भाई, आप मुझे बताओ, साफ साफ यहां लिखा है कि 2 स्फीयर को एक वायर से टच कर दिया। अब ये 2 स्फीयर हैं, आपने इनको एक वायर से टच कर दिया, तो ये तो कनेक्टिंग स्फीयर हो गए ना, और कनेक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो यार इस पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर विल बी इक्वल, तो इसका आंसर तो डी ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और आई थिंक कमीशन ने भी इसका आंसर डी ही दिया हुआ है, कमीशन ने भी इसका आंसर डी ही दिया है। भाई आपने 2 स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर को एक वायर से टच कर दिया, आप मुझे बताओ, अगर आप जमीन से टच हो जाओ तो आपका पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा ना जितना जमीन का है। आप अगर है ना कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करता है, इसका मतलब ही क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया है कमीशन ने, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दी 75,
75 हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो भैया ये वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप सभी बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू, है ना, EF VT बाय एक्सेस साइन डेल। ये आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग डेल की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जो कि हमारा लोड एंगल होता है या पावर एंगल होता है, तो हमारी पावर बढ़ेगी। बिल्कुल आपकी बात सच है, लेकिन सवाल पढ़ो क्या लिखा था। विथ यूजुअल मीनिंग ऑफ डेल, डेल के बारे में हम जानते हैं, बियॉन्ड द स्टडी स्टेट लिमिट। ये बात इनने सबसे इंपॉर्टेंट कर दी है। स्टडी स्टेट लिमिट के बाद, बेटा स्टडी स्टेट लिमिट यानी कि ऑलरेडी वो अपनी मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप कितना भी डेल बढ़ा लो, उसके बाद आप कितना भी डेल बढ़ा लो, उसके बाद आप कितना भी डेल बढ़ा लो, आपकी पावर नहीं बढ़ने वाली है। ऑलरेडी वो अपनी स्टडी स्टेट लिमिट पहुंच गई। अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो मैं आपको बोलता कि डेल बढ़ाने से पावर बढ़ेगा। तो आप लोग को लग रहा है आंसर ये होगा, बट ये आंसर नहीं होगा इसका। ये बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा विद डिक्रीज इन डेल, और सिस्टम हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। सिस्टम हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और इन लोगों ने भी इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इन लोगों ने भी इसका आंसर ये लिखा, सॉरी ये नहीं, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डेल। तो भाई इनका कमीशन ने इसका आंसर ये दिया है, और ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहां पर बियॉन्ड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट लिखा है। मतलब वो ऑलरेडी अपनी स्टेडी स्टेट अपनी मैक्सिमम पे पहुंच चुका, तो अब इससे ज्यादा क्या ही मैक्सिमम ले जाओगे, अब इसको बढ़ाओगे तो वो घटना चालू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, क्वेश्चन नंबर 75। नाउ कमिंग टू दी 81, 82 एंड 89। बस तो 81 क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैं वही वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे लगते हैं ऑब्जेक्शनेबल होंगे, और उसके अलावा आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी के आंसर्स कमीशन ने सही दिए, फिर भी आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन आपको करना है, तो आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ रहा है, भाई इसमें क्या डाउट आ रहा है यार। कोरोना लॉस जो होता है हमारी जो एयर की डेंसिटी फैक्टर होता है, हमारा जो एयर का डेंसिटी फैक्टर होता है ना, हाँ, हमारा का जो एयर का जो डेंसिटी फैक्टर होता है, उसके बढ़ने से कोरोना लॉस हमेशा घटता ही है, और एयर के डेंसिटी फैक्टर के कम होने से कोरोना लॉस हमेशा बढ़ता ही है। तो अब आप बोलोगे कैसे, बता देता हूं। कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपको भी सबको पता है, 244 बाय डेल एफ प्लस 25, यही होता है ना, और उसके आगे फिर बाकी का आता है। इसको बोलते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर। ये जितना ज्यादा बढ़ाओगे कोरोना लॉस उतना कम होगा। तो यहां लिखा है कोरोना लॉस इंक्रीज व्हेन एयर डेंसिटी फैक्टर डिक्रीज। तो कमीशन ने भी इसका आपको आंसर ये देके रखा है, 81 का कितना देके रखा है, बी देके रखा, सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 और 89 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 और 89 को देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, इसको आप आराम से ऑब्जेक्शन करिए। यहां पे बोला है प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ये मैंने बना दिया। सप्लाई वोल्टेज ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। और ये हमारा क्या है बेटा, XL है। तो यहां से एक करंट हमारा निकल के आएगा, तो करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, करंट होना चाहिए V अपॉन XL। अब आप देखेंगे करंट हमारा V अपॉन ओमेगा L होता है। अगर आप लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हो तो आपका करंट डबल हो जाएगा। तो करंट डबल होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या है, डबल। तो अभी तक भाई 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनके आंसर चेंज होंगे, 42, 47 सेट डी का, और क्वेश्चन नंबर 82 सेट डी का, और एक क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है, क्वेश्चन नंबर 56 में सब लिख दूंगा यहाँ पे, चिंता मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डाल दीजिएगा, करंट इसमें डबल होगा। देन कमिंग टू द 89, 89 को एक बार और देख लेते हैं। 89 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे किसी बच्चे ने भेजा नहीं है, लेकिन मुझे जरूर डाउट है। यस, गो एंड ऑब्जेक्शन फॉर दिस। सबसे पहले भाई यहां पे इन लोग ने गलती कर दी वॉटमीटर की। एक वॉटमीटर वो होता है जिसकी प्रेशर कॉइल हमेशा हाईली रेजिस्टिव होती है, और प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है, लेकिन उसमें हल्के से इंडक्टेंस की वजह से उसके अंदर पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी एरर आ जाता है। तो पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को जीरो करना पड़ेगा। और कमीशन ने इसका आंसर क्या दे दिया है, गलती से इन्होंने क्या कर दिया पता, ये तो पागलों जैसा आंसर दे दिया, इसको बिल्कुल अपोजिट आंसर दे दिया है। इन लोगों ने इसका आंसर ये दे दिया है, वोल्टेज कॉइल मतलब प्रेशर कॉइल। बेटा प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस को जीरो कर दोगे तो फिर वॉटमीटर रहेगा ही कहां, वॉटमीटर के अंदर प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से एरर आती है, ना कि प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से। वॉटमीटर का प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस अगर सिर्फ प्योर रेजिस्टिव हो ना, सबसे बेस्ट, कोई एरर ही नहीं आएगी। तो ये आप ऑब्जेक्शन करिए, ये चौथा क्वेश्चन है जिसका आंसर सही हो सकता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कौन कौन से क्वेश्चन के सर ऑब्जेक्शन हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं यहां पे कि कौन कौन से क्वेश्चन के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आप 42 का आंसर निकलवा लीजिए, 43 का चेंज करवाइए, 89 का चेंज करवाइए, ये मैंने आपको बता दिया। देन 89 के बाद मैंने आपको बताया था अभी 82 का आंसर भी आप लोग चेंज करवा दीजिए, 82 बताया था ना, हाँ। और 56 आपका मिसप्रिंटिंग है, 56 ये सेट डी की मैं बात कर रहा हूं, ये मिसप्रिंट है ना, मिसप्रिंट, ये मिसप्रिंट है। बाकी जो मुझे लगा है वो ये सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बाकी का कोई सा नहीं। 42,
47 कर लेना बेटा इसको ना, 42 के बाद ये 47, सॉरी 47, 89, 82 और 56 मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। और एक बार वो मैं चेक कर लेता हूँ यार, 82 का मैंने अभी बताया ना आपको, 82, हाँ 82 मैंने बता दिया ना, 82 मैंने बता दिया, हाँ ये एक बार वो लिख देता हूं मैं, 42, 47, 82 एंड 89, ये 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज करवा लीजिए, ठीक है, सेट डी के अकॉर्डिंग। बाकी सेट में भी यही हो सकता है। और इसके बाद 56 आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कमीशन ने बिल्कुल सही दिए। आप लोगों के जो डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्शन कर दे। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, इनके ऑब्जेक्शन हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सर आज लास्ट डेट है, हम कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, कहां से प्रूफ लाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन हो चुके हैं टीम की तरफ से, आपको लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्टूडेंट आईडी से ही हम लोगों ने टीम के थ्रू आपका ये सारे ऑब्जेक्शन कर दिए हैं। तो अगर आप लोग को फिर भी लगता है करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीएल वाधवा और नेटवर्क की कोई भी बेसिक किताब से आप देख लीजिए, डायरेक्टली पुट करके मार दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्शन हो भी गया, आपको इतना फाइन आप करने की जरूरत नहीं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।